उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। बॉस, इस बार मुझे और जवाना को जोसेफ की वजह से नई जिंदगी मिली है, वरना हम तो बेबस पड़े हुए थे। हमला आवर हमें किसी सूरत भी जिंदा ना छोड़ते। टाइगर ने कहा, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। मैं बाहर मौजूद था जब मुझे अंदर से अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, तो तुम यकीन करो मेरी जो हालत थी इसका तसव्वुर भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। इस कदर बौखलाहट मुझ पर पहले कभी तारी नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब जख्मी होने के बावजूद बच गए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, इस दीवार में स्याह हुदूद सुराख कर रही है। अचानक इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े जोसेफ ने कहा तो इमरान के साथ साथ तमाम साथी चौंक पड़े। स्याह हुदहुद सुराख, क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद जोसेफ की बात उसकी समझ में ना आई थी, लेकिन जोसेफ बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने दीवार पर एक जगह हाथ रख दिया। हाँ बॉस, स्याह हुदहुद इस दीवार में सुराख कर रही है, और जहाँ स्याह हुदहुद सुराख कर दे, इस सुराख से मौत ही बरामद होती है। जोसेफ ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कह रहे हो और क्या हो रहा है दीवार में? इमरान ने कुर्सी से उठकर तेजी से दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसने इस जगह दीवार पर हाथ रख दिया जहां पहले जोसेफ ने हाथ रखा था। उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया, क्योंकि उसने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था कि दूसरी तरफ किसी बरमे से सुराख किया जा रहा है। इमरान तेजी से पलटा और उसने एक बेड के पास मौजूद मेज पर पड़े हुए प्लास्टिक टेप को उठाया और वापस पलटा ही था कि दीवार से रेत झड़ने लगी, और दूसरे लम्हे एक स्याह रंग के बरमे की नोक तेजी से घूमती हुई दीवार से बाहर आ गई। ये देखें बॉस, स्याह हुदहुद की चोंच, जोसेफ ने कहा। उसी लम्हे बरमे की नोक वापस चली गई तो इमरान ने तेजी से इस सुराख पर प्लास्टिक टेप लगा दी। ये क्या हो रहा है इमरान साहब? सदीकी ने कहा। इसका बेड दीवार के करीब था। तुम सब पर एक और हमला, शायद अब इस सुराख से ये लोग कोई गैस या रेस यहाँ फायर करेंगे, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने दीवार के साथ कान लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसे दूसरी तरफ से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, अगर इस टेप को काट दिया जाए तो तुमने दोबारा इस सुराख पर टेप लगा देना है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही वो दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि मास्टर हॉक ने अपने आदमियों को इमरान के अहकामात की तामील करने का हुक्म दिया हुआ था, इसलिए दो आदमी उसके इशारे पर इसके पीछे चलते हुए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद इमरान इन आदमियों समेत अस्पताल के मेन गेट से बाहर आ गया। ओह, तो इससे मुल्हिका होटल है, गोल्ड होटल, इमरान ने रुक कर कहा। क्या हुआ है साहब, हमें बताएं, मास्टर हॉक के एक आदमी ने कहा। इस होटल के तहखाने से जो हमारे वार्ड से मुल्हिका है, दरमियानी दीवार में बरमे से सुराख करके कोई गैस फायर करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने इस सुराख पर टेप लगाकर उसे बंद कर दिया है। लाजिमन दूसरी तरफ से गैस फायर की गई होगी, लेकिन वो हमें वार्ड में आने की बजाय वहीं फैल गई होगी। मैंने दीवार से कान लगाकर किसी के गिरने की आवाज़ भी सुनी, इमरान ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा। ओह, आए आप हमारे साथ, इस आदमी ने कहा, और दौड़ता हुआ अपने साथी समेत होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान भी उनके पीछे था। अस्पताल से मुल्हिका तहखाने का रास्ता किधर है? इस आदमी ने होटल मैन की गर्दन पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। वो इधर तीसरे बरामदे से नीचे सीढ़ियां जा रही हैं, इस्तकबालिया काउंटरमैन ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में जवाब दिया तो इमरान सर हिलाता हुआ इधर को दौड़ पड़ा। दोनों आदमी भी इसके पीछे थे। होटल में मौजूद अफराद आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देख रहे थे। फिर तीसरे बरामदे की साइड से सीढ़ियां उतरकर जब वो एक काफ़ी बड़े तहखाने में दाखिल हुए तो यहाँ काट कबार पड़ा हुआ था, लेकिन सामने ही दीवार के साथ दो आदमी बेहोशी के आलम में पड़े थे। इमरान अंदर दाखिल होते ही रुक गया और उसने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले दोनों आदमियों को भी रोक दिया। दरवाज़ा खोल दो और साइड पर हो जाओ, तहखाने में बेहोश कर देने वाली गैस फैली हुई है, इमरान ने सांस रोकते हुए कहा। फिर दरवाज़ा पूरा खोलकर वो साइडों में हो गया। इसी लम्हे दो आदमी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वो होटल के आदमी थे। क्या हुआ है, आप लोग कौन हैं? इनमें से एक ने कदरे करख्त लहजे में कहा तो मास्टर हॉक के आदमी का बाजू घूमा और वो आदमी चीखता हुआ उछलकर 2 फुट दूर जा गिरा। अब अगर बकवास की तो गोलियों से उड़ा दूंगा, हमारा ताल्लुक हॉक क्लब से है, मास्टर हॉक के आदमी ने चीखते हुए कहा तो होटल का दूसरा आदमी तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। इस होटल के मालिक या मैनेजर को चेक करो, यकीनन उसी ने उन्हें इजाज़त दी होगी, इमरान ने एक आदमी से मुखातिब होकर कहा तो वो सर हिलाता हुआ वापस ऊपर चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ। दीवार के साथ ही 2 आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे।
ان کے ساتھ ایک بیگ بھی پڑا ہوا تھا جس کا منہ کھلا تھا۔ ایک سائڈ پر ایک الیکٹرک برما موجود تھا جس کی تار کا دوسرا سرا دیوار میں موجود الیکٹرک ساکٹ کے ساتھ منسلک تھا۔ ایک سائڈ پر ایک گیس پسٹل موجود تھا۔ عمران نے بیگ کے اندر جھانکا تو وہ بھی اختیار اچھل پڑا۔ اس نے تیزی سے اندر ہاتھ ڈال کر ایک گیس پسٹل نکال دیا، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے اسے جیب میں ڈال دیا۔ اسی لمحے ماسٹر ہاک کا آدمی ایک بھاری جسم کے آدمی کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ یہ مورتھی ہے جناب، اس وقت ہوٹل کا مینیجر، مالک اور مینیجر گولڈ مین ایکریمیا گیا ہوا ہے، اسی نے انہیں یہاں کارروائی کرنے کی اجازت دی تھی، ماسٹر ہاک کے آدمی نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے ماسٹر ہاک کے اس آدمی سے پوچھا۔ جناب میرا نام فریڈ ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہاں تم بتاؤ مورتھی، یہ کون لوگ ہیں؟ سچ سچ بتا دو گے تو تم بھی بچ جاؤ گے اور ہوٹل بھی، ورنہ ماسٹر ہاک کو تو تم جانتے ہو، نہ تم زندہ بچو گے اور نہ یہ ہوٹل رہے گا۔ عمران نے کہا۔ جناب یہ آدمی جونس میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہسپتال سے ملحقہ تہہ خانہ انہیں کرائے پر چاہیے۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی، پھر اس نے فون کر کے اس دوسرے آدمی کو بلا لیا، اس کا نام نائف بتایا گیا ہے، پھر یہ دونوں تہہ خانے چیک کرنے یہاں آ گئے۔ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جناب، اس آدمی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے خاصا لہیم شہیم آدمی تھا اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑاکا ٹائم آدمی ہے، لیکن شاید ماسٹر ہاک کا یہی روب ہی اتنا تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، مورتھی نے جواب دیا۔ انہوں نے یہاں دیوار میں سوراخ کیا ہے، اس سوراخ سے انہوں نے انتہائی زور اثر بے ہوش کر دینے والی گیس دوسری طرف ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں فائر کی ہے، لیکن دوسری طرف ہم موجود تھے، ہمیں اس سوراخ کا بروقت علم ہو گیا۔ میں نے گیس فائر ہونے سے پہلے دوسری طرف سوراخ پر پلاسٹک ٹیپ لگا دی، اس طرح گیس فائر ہوئی تو دوسری طرف جانے کی بجائے واپس پلٹ کر یہاں پھیل گئی، جس سے یہ دونوں خود ہی اس گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ان کا پروگرام بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کے بعد دوسری طرف سائنائڈ گیس فائر کرنے کا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سائنائڈ گیس کا پسٹل اس بیگ میں موجود تھا۔ اگر یہ گیس فائر ہو جاتی تو دوسری طرف ہسپتال میں موجود تمام مریض، ڈاکٹر اور نرسیں ہلاک ہو جاتی۔ عمران نے کہا تو مورتھی کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کا پورا جسم بے اختیار کانپنے لگا۔ ماسٹر ہاک کا آدمی فریڈ اور اس کا ساتھی بھی بے اختیار کانپ اٹھے، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ ان دونوں کو اٹھاؤ اور ہسپتال لے چلو، عمران نے فریڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، فریڈ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک آدمی کو جسے جونس بتایا گیا تھا اٹھا کر کاندھے پر لاد دیا، جبکہ دوسرے آدمی نائف کو اس کے ساتھی نے اٹھا لیا۔ سنو مورتھی، تم اس جونس کو جانتے ہو، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو، ورنہ، عمران نے مورتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ سٹاک کا آدمی ہے، سٹاک کلب کا مالک۔ سٹاک اور سٹاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت اس کی مٹھی میں رہتی ہے، مورتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب سن لو کہ تم نے سٹاک کو اگر ان کے بارے میں کوئی اطلاع دی تو چاہے تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ، زندہ نہ بچ سکو گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جناب میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، مورتھی نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو عمران نے فرش پر پڑا ہوا بیگ اٹھایا اور اسے لے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال کے اس شعبے میں داخل ہوا تو وہاں جونس اور نائف دونوں فرش پر پڑے ہوئے تھے اور فریڈ اور اس کا ساتھی ایک طرف موتمانہ انداز میں کھڑے تھے۔ یہ کون ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جوزف کے مطابق سیاہ ہدہد کی چونچ سے سوراخ کرنے والے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فریڈ اور اس کے ساتھی کو باہر جا کر کھڑے ہونے کے لیے کہا تو دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ تو عمران نے جیب سے سائنائڈ پسٹل نکال کر انہیں دکھایا اور وہ ساری تفصیل بھی بتا دی جو اس سے پہلے مورتھی کو بتائی تھی۔ تفصیل سن کر عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جوزف کے حساس کان اگر سیاہ ہدہد کی چونچ کی آواز نہ سن لیتے تو اس وقت ہسپتال میں موجود تمام افراد لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ ویل ڈن جوزف، عمران نے باقاعدہ جوزف کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو جوزف کا چہرہ مسرت کی شدت سے چمک اٹھا۔ ماسٹر، اگر ان لوگوں نے یہاں کا سراغ لگا لیا ہے تو لازماً ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے اور کسی بھی وقت یہاں ریڈ کر سکتے ہیں، جوانا نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے جوزف، باہر ماسٹر ہاک کا آدمی فٹ موجود ہے، اسے بلاؤ، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جوزف واپس آیا تو فریڈ اس کے ساتھ تھا۔ فریڈ، رسی کا بنڈل چاہیے، عمران نے فریڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔
यस सर, मैं स्टोर से अभी ले आता हूँ, फ्रेड ने कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो रस्सी का एक बंडल उठाए वापस आ गया और उसने वो बंडल इमरान को दे दिया। इन लोगों ने अगर यहाँ हमारा सुराग लगा लिया है तो इनके साथियों को भी मालूम होगा। तुम अपने साथियों को कह दो कि वो पूरी तरह होशियार रहें, इमरान ने फ्रेड से कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, मैंने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया है, फ्रेड ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, इमरान ने कहा तो फ्रेड सर हिलाता हुआ मुड़कर बाहर चला गया। जोसेफ, इस नाइफ को उठाकर कुर्सी पर डालो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो जोसेफ ने नाइफ को उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया। इमरान ने उसे कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया। इस दूसरे आदमी का क्या करना है, जोसेफ ने पूछा। ये अभी पड़ा रहे, तुम पानी की बोतल ले आओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ एक साइड पर मौजूद लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से पानी की बोतल निकाली और फिर इमरान की हिदायत पर उसने बोतल का ढक्कन हटाया और नाइफ का मुंह खोलकर उसके हलक में पानी उंडेलना शुरू कर दिया। जब नाइफ के हलक में 2 घूंट पानी उतर गया तो इमरान के इशारे पर जोसेफ ने बोतल हटा ली, उसे ढक्कन लगाकर उसने कुर्सी के करीब ही रख दिया। थोड़ी देर बाद नाइफ के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे। फिर इसने करहाते हुए आंखें खोल दी। पूरी तरह होश में आते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन बंधा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। अब वो हैरत से आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। तुम्हारा नाम नाइफ है और ये तुम्हारा साथी जॉन्स है और तुम सायानाइड गैस फायर करके हम सबको हलाक करना चाहते थे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं, ये गलत है, तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, नाइफ ने हकलाते हुए लहजे में कहा। जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा जो नाइफ की कुर्सी के करीब ही खड़ा था। यस बॉस, जोसेफ ने फौरन ही कहा। इस जॉन्स की गर्दन तोड़ दो, इमरान ने फर्श पर पड़े हुए जॉन्स की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर वो फर्श पर बेहोश पड़े हुए जॉन्स पर झपट पड़ा। नाइफ ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद कटक की हल्की सी आवाज़ के साथ ही जॉन्स का बेहोश जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर ढीला पड़ता चला गया। वो बेहोशी के दौरान ही हलाक हो गया था। अब इस नाइफ की एक आंख निकाल दो, इमरान ने पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, नाइफ ने यकलख्त कांपते हुए लहजे में कहा तो इमरान ने हाथ उठाकर नाइफ की तरफ बढ़ते हुए जोसेफ को रोक दिया। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ हमारा सुराग कैसे लगाया और ये सारी कार्रवाई करने का सोचा था, और साथ ये भी बता दो कि स्टार को इस अस्पताल के बारे में इल्म है या नहीं। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें रिहा भी कर सकता हूँ, इमरान ने कहा तो नाइफ ने उसे तफसील बताना शुरू कर दी। स्टार को इस अस्पताल के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि मैं तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके बॉस को बताना चाहता था, नाइफ ने कहा। स्टार का नंबर क्या है, इमरान ने पूछा तो नाइफ ने स्टार का फ़ोन नंबर बता दिया। क्या ये कार्रवाई करने की प्लानिंग तुमने की थी, इमरान ने पूछा। हाँ, जोन्स तो चाहता था कि बराह रास्त अस्पताल पर रेड कर दिया जाए, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं मास्टर हॉक के मुकाबिल नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की थी, नाइफ ने जवाब दिया। तुमने पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर की थी, बराह रास्त सायानाइड गैस क्यों नहीं फायर की, इमरान ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो शुरू से ही उसके जहन में अटका हुआ था। मेरा ख्याल था कि अगर मैंने पहले ही सायानाइड गैस फायर कर दी तो इसका रंग देखकर हो सकता है कि आप लोग चौंक कर यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाएं। वैसे भी सायानाइड गैस फौरी असर नहीं करती, बल्कि गैस की सूरत में इसके असरात कुछ देर के बाद ज़ाहिर होते हैं, इसलिए मैंने पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने का सोचा था ताकि इस बेरंग गैस की वजह से आप सब लोग बेहोश हो जाएं और फिर सायानाइड गैस फायर करने से आप सबका खात्मा यकीनी हो जाए, नाइफ ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इलेक्ट्रिक बर्मे से सुराग करते हुए ये ना सोचा कि दूसरी तरफ इसकी आवाज़ या थरथराहट महसूस कर ली जाएगी, इमरान ने कहा। इसकी थरथराहट इस वक्त महसूस होती है जब कोई ख़ास तौर पर दीवार पर हाथ रखे, वैसे नहीं, इसलिए मैं मुतमईन था, लेकिन जैसे ही सुराग हुआ और मैंने बेहोश कर देने वाली गैस फायर की तो मैं खुद बेहोश हो गया, न जाने क्या हुआ था, नाइफ ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इस मौका पर बड़ा मशहूर कॉल है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। तुमने अपनी तरफ से वाकई ही इंतहाई हैरत अंगेज़ ज़हानत से काम लिया था, लेकिन अल्लाह ताला को हमारी ज़िंदगियां बचानी थी, इसलिए मेरे इस हबशी साथी ने दीवार पर हाथ रखकर चेक किया। फिर जैसे ही बर्मे की नोक ने सुराग किया, मैंने प्लास्टिक टेप को वहाँ पर चस्पा कर दिया क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि कोई इस सुराख से गैस इधर फायर करना चाहता है और टेप की वजह से सुराख बंद हो गया तो ये गैस वापस निकलेगी, और फिर वही हुआ। मैंने दीवार से कान लगाकर तुम्हारे बेहोश होकर गिरने की आवाज़ सुन ली थी, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा।
तुम ऐसा करो, ऐसा तो मैं तस्वुर में भी तो नहीं सोच सकता था। नाइफ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आम सा आदमी हूँ। नाइफ ने कदर हिचकिचाते हुए जवाब दिया तो इमरान समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। जोसेफ, ये अब झूठ बोलने लगा है, इसकी एक आंख निकाल दो। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया। उसके साथ ही वार्ड नाइफ के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान का हुक्म सुनते ही जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से अपनी खड़ी उंगली नाइफ की आंख में मार दी। फिर उसने उंगली निकाली और उसे नाइफ के लिबास से ही साफ करना शुरू कर दिया। नाइफ चीख मारकर अपने बंधे होने की वजह से अपना सर दाएं बाएं मार रहा था। अब अगर झूठ बोला तो दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, और इतना तुम जानते हो कि अंधे आदमी को कैसी जिंदगी गुजरती है। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम जालिम हो और सफाक आदमी हो, नाइफ ने कराहते हुए लहजे में कहा। और तुम जो इस हस्पताल के तमाम अफराद को साइनाइड गैस से हलाक करना चाहते थे, तुम इंतहाई रहमदिल आदमी हो। क्यों? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मास्टर, अब ख्वामख्वाह इसके छोड़ने पर रजामंद हो रहे हैं। इसकी भी गर्दन तोड़ते हैं, ये लोग इस काबिल होते हैं। अचानक जवाना ने कहा। सुन लिया तुमने, अब सच बोल दो, कहाँ है तुम्हारा हेडक्वार्टर? इमरान ने कहा। कि क्या तुम मुझे वाकई छोड़ दोगे? नाइफ ने कहा। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इमरान ने जवाब दिया तो नाइफ ने हेडक्वार्टर के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। फिर इमरान के पूछने पर उसने वहाँ का फ़ोन नंबर और वहाँ हर वक्त मौजूद रहने वाले अफराद के बारे में भी तफसील बता दी। तुम्हारे ग्रुप में कितने अफराद हैं? इमरान ने पूछा। पहले मुझ समेत 8 थे, फिर 2 एयरपोर्ट पर इन हबशियों ने मार डाले, तो अस्पताल में मारे गए एक जोन्स को अभी तुमने मेरे सामने हलाक कर दिया। इस तरह मुझ समेत बाकी 3 हैं। नाइफ ने जवाब दिया। वो दोनों कहाँ हैं और तुम इनसे राब्ता कैसे करते हो? इमरान ने पूछा। वो फील्ड में हैं, राब्ता सेल फोन पर हो सकता है, नाइफ ने कहा। क्या नंबर हैं उनके? इमरान ने पूछा तो नाइफ ने दोनों के अलहदा नंबर बता दिए। चंद लम्हों बाद इमरान ने जेब से सेल फोन निकाल लिया। जोसेफ, इसके मुंह पर हाथ रखो, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से इसकी हिदायत पर अमल कर लिया। इमरान ने सेल फोन ऑन किया और नंबर प्रेस करके उसने राब्ता बहाल कर दिया। हेलो हेलो, नाइफ स्पीकिंग, इमरान ने नाइफ की आवाज़ और लहजे में कहा तो कुर्सी पर बंदे बैठे नाइफ की इकलौती आंख हैरत से फैलती चली गई। यस बॉस, स्मार्ट ही अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतमाना था। तुम कहाँ मौजूद हो मार्टी? इमरान ने नाइफ की आवाज़ और लहजे में कहा। मैं क्रिस कॉलोनी के राउंड पर हूँ बॉस। दूसरी तरफ से कहा। क्या? ब्रांक रोड पर केयर अस्पताल है, तुम वहाँ फ़ौरन पहुँचो। मैं इसके खसूसी शोबे में मौजूद हूँ। तुम अस्पताल के गेट पर अपने नाम के साथ मेरा नाम लोगे तो तुम्हें फ़ौरन मुझ तक पहुँचा दिया जाएगा। फ़ौरन पहुँचो, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर राब्ता ऑफ कर दिया और फिर दूसरा नंबर प्रेस कर दिया। हेलो, नाइफ स्पीकिंग, इमरान ने कहा। फिशर अटेंडिंग यू बॉस। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मौतमाना आवाज़ सुनाई थी। तुम कहाँ हो इस वक्त फिशर? इमरान ने कहा। मैं एक होटल में मौजूद हूँ बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। मैं ब्रांक रोड पर वाक़े केयर अस्पताल के खसूसी शोबे में मौजूद हूँ। तुम हेडक्वार्टर इंचार्ज को साथ लेकर फ़ौरन यहाँ पहुँचो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर सेल फोन ऑफ करके जेब में रख दिया। हाथ हटा लो जोसेफ और जाकर फ्रेड को बुला लाओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने हाथ हटाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ के हाथ हटाने पर पहले चंद लम्हों तक तो नाइफ लंबे लंबे सांस लेता रहा। शायद जोसेफ ने उसका मुंह बंद करने के साथ साथ किसी हद तक उसकी नाक को भी बंद कर दिया था, इसलिए इस दौरान नाइफ पूरी तरह सांस ना ले सका था, जिसकी वजह से वो अब लंबे लंबे सांस ले रहा था। तुम क्या वाकई इंसान हो? नाइफ ने यकलख्त इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जिन भूत हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वाकई, अब तो मेरा ऐसा ही ख्याल है। तो मैं दीवार की दूसरी तरफ सागू माँ बर्मे से सुराख करने के बारे में मालूम हो गया। हालांकि इससे किसी किस्म की आवाज़ सिरे से पैदा ही नहीं होती, ना ही लर्जिश पैदा होती है। फिर भी तुम्हें मालूम हो गया और तुमने इस पर प्लास्टिक टेप भी लगा दिया ताकि बेहोश कर देने वाली गैस वापस पलट जाए और हम खुद ही बेहोश हो जाएं। ये बात किसी इंसान के जहन में आ ही नहीं सकती। अब तुमने जिस तरह मेरी आवाज़ और लहजे की नकल की है कि मेरे साथ ही, तो क्या अगर तुम मेरे सामने ना बोल रहे होते तो मैं खुद भी इस पर कभी यकीन ना करता। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सब बातें बता रही हैं कि तुम इंसान नहीं, नाइफ ने बाकायदा दलाइल देते हुए कहा।
پر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کچھ جواب دیتا، جوزف واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے فریڈ بھی تھا۔ جی جناب، فریڈ نے عمران کے قریب آ کر کہا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے نائف کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب ایک آنکھ موجود تھی۔ فریڈ، اس نائف کے 2 ساتھی یہاں آ رہے ہیں۔ وہ گیٹ پر اپنے ناموں کے ساتھ نائف کا نام بھی لے گئے۔ ان میں سے ایک کا نام مارٹی اور دوسرے کا نام فشر ہے۔ تم نے ان دونوں کو اندر لے جا کر ان کا خاتمہ کرنا ہے، پھر مجھے رپورٹ کرنی ہے۔ عمران نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، فریڈ نے کہا۔ احتیاط سے یہ سارا کام کرنا ہے، یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں، عام لوگ نہیں۔ عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، فریڈ نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تم کیوں انہیں ہلاک کر رہے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نائف نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ جوزف، اس کی گردن توڑ دو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف کسی عقاب کی طرح نائف پر جھپٹا، پھر اس سے پہلے کہ نائف کوئی احتجاج کرتا اس کی گردن کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی رسیاں کھول دو اور اسے اس کے ساتھی کے ساتھ فرش پر لٹا دو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کا باس اسٹارک تو زندہ ہے، وہ اور آدمی اپنے ساتھ شامل کر لے گا، صدیقی نے کہا۔ اس لیے تو ان سب کا خاتمہ کر رہا ہوں تاکہ اسٹارک اکیلا رہ جائے، پھر اس سے نپٹ لیں گے کیونکہ یہ لوگ مسلسل ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور تم سب زخمی ہو، اس لیے تم ان کے خلاف جدوجہد نہیں کر سکتے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم ورزشی تھا، لیکن اس کے چوڑے چہرے پر گہری سنجیدگی ثبت نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ شخص زندگی میں کبھی ہنسنا تو ایک طرف مسکرایا تک نہیں ہے۔ سامنے موجود میز پر کئی رنگوں کے فون سیٹ موجود تھے، لیکن یہ سب فون سیٹ کارڈ لیس تھے۔ اس آدمی کے سامنے میز پر ایک فائل موجود تھی اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا کہ سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فونز میں سے سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے کال، ادھیڑ عمر نے چونک کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلیک سیکشن چیف ہو رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر سے فشل ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک سرسی آواز سنائی تھی۔ یس حکم، سیکشن چیف نے کہا۔ پاکیشہ سیکرٹ سروس کے بارے میں فائنل رپورٹ کیا ہے؟ مین ہیڈ کوارٹر اس سلسلے میں بار بار رپورٹ طلب کر رہا ہے، فشر نے سرد لہجے میں کہا۔ پاکیشہ سیکرٹ سروس اس وقت کرامبی میں موجود ہے اور کرامبی میں موجود سپر ایجنٹ اسٹاگ اور اس کا گروپ ان کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فائنل رپورٹ نہیں ملی، سیکشن چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ فشر نے پوچھا۔ لیبارٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، خصوصی ریس کا سرکل بھی اس کے گرد قائم کر دیا گیا ہے، ارد گرد کے جنگلوں میں خصوصی آلات نصب کر دیے گئے ہیں، سیکیورٹی آفس علیحدہ بنا دیا گیا ہے جس کا کنٹرول سردار ماتو کے پاس ہے۔ اب ان جنگلوں میں کوئی درندہ بھی بغیر اجازت کے حرکت نہیں کر سکتا، اور لورگو شہر میں ڈیوک اور پیگی کے سیکشن پہنچ چکے ہیں، کوئی مشکوک آدمی وہاں زندہ نہ رہ سکے گا، سیکشن چیف نے بھاری لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، یہ بہترین انتظامات ہیں، لیکن مین ہیڈ کوارٹر کی خواہش ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سروس کو لورگو پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، فشر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا، کرامبی ان کا مدفن بن کر رہے گا، اسٹاگ اور اس کے گروپ کی کارکردگی آج تک بے مثال رہی ہے، سیکشن چیف نے کہا۔ کیا عمران کرامبی پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ فشر نے پوچھا۔ یس باس، عمران اپنے ساتھی ایک مقامی اور 2 حبشیوں کو لے کر کرامبی پہنچا ہے، ان پر ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا لیکن وہ میک اپ کر کے نکل گئے، پھر ان حبشیوں کو ٹریس کیا گیا، یہ کرامبی کے نیشنل گارڈن پہنچ چکے تھے، ان کے ساتھ وہ 2 اور مقامی آدمی بھی پہنچے تھے، ان پر فائر کھول دیا گیا اور یہ سب شدید زخمی ہو کر جنرل ہسپتال پہنچا دیے گئے، پھر اسٹار کے گروپ نے وہاں ان پر حملہ کر دیا لیکن وہاں ان کے 2 آدمی ایک حبشی کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن انہوں نے ایک حبشی اور ایک مقامی کو مزید زخمی کر دیا۔ اس کے بعد یہ پورا گروپ اچانک جنرل ہسپتال سے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ ہو گیا، اب اسٹار کا گروپ انہیں ٹریس کر رہا ہے، انہوں نے ان ایمبولنسوں کا سراغ لگا لیا ہے جن کے ذریعے انہیں جنرل ہسپتال سے شفٹ کیا گیا تھا، اور یقیناً اب تک اس پورے گروپ کا خاتمہ کر دیا گیا ہوگا۔ ابھی تک فائنل رپورٹ تو نہیں آئی لیکن یقیناً اب تک ایسا ہو گیا ہوگا، سیکشن چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، لیکن اسٹارک سے حتمی طور پر یہ بات معلوم کراؤ کہ کیا عمران بھی ان کے ساتھ زخمی ہوا ہے یا نہیں، اور اگر زخمی ہوا ہے تو کیا وہ ہلاک کر دیا گیا ہے یا نہیں،
और अगर हलाक नहीं हुआ तो फिर स्टार्क के पूरे ग्रुप को इस इमरान की हलाकत पर लगा दो और इर्द गिर्द के इलाके में जितना भी ग्रुप हो उन्हें करामी पहुंचा दो। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मेन हेडक्वार्टर ने इस इमरान को सेफ लिस्ट में रखा हुआ था ताकि बेटी की पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए तो इस इमरान से बेटी के लिए काम लिया जा सके। लेकिन इस इमरान ने ब्लैक थंडर को बेहद नुकसान पहुंचाया है। कई सुपर एजेंट और गोल्डन एजेंट इस इमरान के हाथों हलाक और बीटी के कई अहम तरीन लेबॉर्ट्रियां उनके हाथों तबाह हुई हैं। इसलिए अब मेन हेडक्वार्टर ने उनका नाम सेफ लिस्ट से निकाल दिया है। अब इसको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिन्हें हलाक करना लाजिमी करार दिया गया है। फिशर ने तफसील बताते हुए कहा, ऐसा ही होगा बॉस, सेक्शन चीफ ने जवाब दिया। ओके, जैसे ही इसकी हलाकत की इत्तला मिले मुझे फौरी रिपोर्ट देना क्योंकि मेन हेडक्वार्टर इस मामले में बेहद बेचैन हो रहा है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सेक्शन चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। एक आदमी के लिए इस कदर बेचैनी हैरत है, सेक्शन चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार्क बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्टार्क की आवाज़ सुनाई थी। स्पेशल कॉल, सेक्शन चीफ ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फ़ोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद इस बटन के साथ सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा तो सेक्शन चीफ ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार्क बोल रहा हूँ बॉस। राब्ता कायम होते ही स्टार्क की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। सेक्शन चीफ फ्रॉम दिस एंड, क्या रिपोर्ट है पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में? सेक्शन चीफ ने तेज लहजे में कहा, बॉस, पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस कर लिया गया है। वो यहाँ के एक प्राइवेट हस्पताल के खसूसी शोबे में मौजूद हैं। यह अस्पताल यहाँ के एक मारूफ गुंडे मास्टर हॉक का है और इस खसूसी शोबे के हिफाजती इंतजामात ऐसे हैं कि वहाँ मास्टर हॉक की मर्जी के बगैर किसी तरह भी दाखिल नहीं हुआ जा सकता। मास्टर हॉक मेरा दोस्त है। मैंने इससे रब्ता किया तो पता चला कि मास्टर हॉक कॉर्मन गया हुआ है। मैंने वहाँ इससे रब्ता किया तो उसने बताया कि उसे भारी रकम दी गई थी और इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक इन लोगों से नहीं है, इसलिए अगर उसे भारी रकम दी जाए तो वो इन हिफाजती इंतजामात को ओपन कर देगा। चनाचा मैंने उसे $10 लाख की ऑफ़र की। इस खसूसी शोबे के हिफाजती इंतजामात की कंट्रोलिंग मशीन मास्टर हॉक की रिहाइशगाह पर है और वो चार्टर्ड तैयारे से वापस आ रहा है। 1 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे ग्रुप के आदमी अस्पताल के बाहर भी मौजूद हैं। जैसे ही मास्टर हॉक हिफाजती इंतजामात ओपन करेगा, मेरे आदमी इस खसूसी शोबे में मौजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम अफराद को हलाक कर देंगे। स्टार्क ने तफसीलन रिपोर्ट देते हुए कहा, क्या इन जख्मियों में इमरान नामी आदमी भी शामिल है? सेक्शन चीफ ने कहा, हम तो इमरान को जानते नहीं और ये भी हो सकता है कि वो मेकअप में हो। बहरहाल 2 हबशियों के साथ 5 मकामी आदमी हैं। हो सकता है इनमें कोई इमरान हो। स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा, तुम इन्हें हलाक करके इनकी लाशें अपने पास महफूज कर लो और इनके मेकअप वॉश कराओ। मैं मेन हेडक्वार्टर से इस इमरान के हुलिये की तफसील मालूम करके तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम चेक कर लेना। सेक्शन चीफ ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, जैसे ही कार्रवाई मुकम्मल हो तो मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट देनी है। सेक्शन चीफ ने कहा, यस बॉस। स्टार्क ने जवाब दिया तो सेक्शन चीफ ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन